हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 53वां भाग। डॉक्टर सुरभि की फोन पर बात सुनते ही रणविजय के मुर्दा जिस्म में जैसे जान आ गई। ऊपर वाले ने उसे एक अंतिम मौका दिया था अपनी जिंदगी को बचाने का, और वह इसे किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था। वह जितनी तेज गाड़ी चला सकता था उतनी तेज गाड़ी चला कर आया। रणविजय 2 घंटे का रास्ता 45 मिनट से भी कम समय में तय करके सिटी हॉस्पिटल रात के करीब 11 बजे पहुंचा। रणविजय तेजी से भागता हुआ आया और सीधे डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खोला। संयोग से उस समय डॉक्टर सुरभि भी अपने केबिन में ही थी और ईशानी की फाइल स्टडी कर रही थी। डॉक्टर, मेरी ईशानी, रणविजय ने दरवाजे पर से डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने उसे सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया। इधर उधर देखते हुए रणविजय आकर बैठ गया। उसकी हर एक हरकत से उसकी बेचैनी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी और डॉक्टर भी इन सब चीजों को ध्यान से नोटिस कर रही थी। देखिए मिस्टर रानावत, अब मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा कि ईशानी आपकी बीवी है। मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूं कि अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई। डॉक्टर सुरभि ने बिना किसी लाग लपेट के कहा। जी डॉक्टर, रणविजय ने अपना सर झुका लिया। अगले ही पल उसने एक गहरी सांस छोड़ी और फिर डॉक्टर की आंखों में देखते हुए पूछा, ईशानी और मेरा बच्चा कैसा है? डॉक्टर सुरभि ने बहुत गौर से रणविजय की आंखों में देखा। बहुत कुछ था रणविजय की आंखों में। ईशानी और अपने बच्चे के लिए प्यार, समाज के लिए गुस्सा और अपने प्यार को पाने के लिए इस समाज के साथ कुछ कर गुजरने की हिम्मत भी। एक पल के लिए उसके आंखों के बदलते हुए रंग से डॉक्टर सुरभि भी डर सी गई। उन्होंने धीरे से कहा, अभी तक तो कंडीशन अंडर कंट्रोल है, पर उनके परिवार वाले अबॉर्शन के लिए दबाव बना रहे हैं। आप उनसे मिल लीजिए। उद्धरण चिन्ह। रणविजय ने हमें सिर हिलाया। और ईशानी क्या कह रही है? रणविजय ने पूछा। वह अभी कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, डॉक्टर ने कहा। कहाँ है वह? रणविजय ने पूछा। रूम नंबर 115, प्राइवेट वार्ड। डॉक्टर ने ईशानी का पता बता दिया। रणविजय उठकर प्राइवेट वार्ड की तरफ चल दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक उसके कदम रुक गए। अंदर से श्यामा जी और कृष्णा के बोलने की आवाज आ रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सामने ईशानी बेड पर लेटी हुई थी। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। श्यामा जी सामने चेयर पर और कृष्णा उसके पास बेड पर बैठा हुआ था। रणविजय वहीं पर खड़ा होकर उनकी बातों को सुनने लगा। अब कुछ बोलोगी भी? आखिर तुम चाहती क्या हो? एक बेवकूफ़ी कर चुकी हो, उसके बाद इस पर भी तुम्हारा जी नहीं भरा। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी करके अपनी पूरी जिंदगी अपने ही हाथों क्यों बर्बाद करना चाहती हो? श्यामा जी ने गुस्से में ईशानी से पूछा। चाची, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ईशानी बहुत धीरे से रुक रुक कर बोली। हम क्या तुम्हारी बात क्या समझने की कोशिश करें ईशानी? माँ बनकर तुम्हें कलेजे से लगा कर पाला है अपने ही हाथों। तुम्हें तुम्हारे भविष्य पर आग लगाते हुए नहीं देख सकती। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जो तुम सोच रही हो या फिर कह रही हो वो इस दुनिया में बहुत कठिन है और हमारे समाज में तो हद से भी ज्यादा। अभी तुम छोटी हो, दुनिया नहीं देखी। यहाँ अगर लड़की 27 साल से अधिक उम्र की कुंवारी रह जाती है तो माँ बाप से ज्यादा पड़ोसियों और रिश्तेदारों को उसके विवाह की चिंता हो जाती है, और तुम इस बच्चे को अपने सीने से लगाकर पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? श्यामा जी ने पूछा। ईशानी चुपचाप उनकी बात सुन रही थी। बेटा, जो चीज़ जैसी दिखाई पड़ती है वैसे कभी होती नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखो। हमारे समाज में अकेले कुंवारी लड़की का जीना कितना मुश्किल होता है ये तुम आसपास नज़र दौड़ा कर ही देख लो, और उसमें भी तुम इस समाज की बनी बनाई हुई लीक से हटकर बिन ब्याही कुंवारी माँ बनना चाहती हो। क्या ये समाज के ठेकेदार तुम्हें चैन से जीने देंगे?
कभी नहीं। डॉट 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 डॉट। और जिस प्यार की निशानी की तुम बात कर रही हो ना, वो बस सिर्फ एक किताब की ही भाषा है। यहाँ तो पति पत्नी जैसे रिश्ते में भी प्यार शादी के 4-5 साल के बाद खत्म हो जाता है। बस एक मजबूरी है, एक समझौता है, जो कि जीवन भर धुना रहता है, ना चाहते हुए भी अपने साथी से तालमेल बिठाकर। डॉट डॉट डॉट। उसकी सही गलत हरकतों को नज़रअंदाज करके किसी तरह से अपनी गृहस्थी की गाड़ी लोग पूरी जिंदगी खींचते हैं, ताकि समाज को उस पर उंगलियां उठाने का मौका ना मिले। हमारे समाज अगर कोई एक घर टूटता है तो लड़के के लिए गलती होने के बाद भी सब यही कहते हैं कि लड़की को घर संभालना नहीं आया, उसे कोशिश करनी चाहिए थी अपने पति और अपने घर को बचाने की। कोई यह नहीं कहता कि घर अगर पति का है तो कोशिश भी पहले पति को करनी चाहिए, और तुम तो बिना बसे हुए घर और प्यार के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना चाह रही हो। बेटा, इस बच्चे को जन्म देकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो लड़का तो अब तक भूल भी चुका होगा कि उसने कभी तुमसे प्यार का नाटक भी किया है। ये सच्चाई है बेटा, इस चीज को स्वीकार करो। ईशानी श्यामा जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और उसके आंखों से चुपचाप आंसू निकल रहे थे। अपने नजरिए से श्यामा जी भी बिल्कुल सही थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता नहीं थी कि रणविजय ने ईशानी को नहीं छोड़ा, बल्कि ईशानी खुद उसके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन ईशानी तो सारी सच्चाई जान रही थी। वो रणविजय के पास नहीं जाना चाहती थी ताकि अपने परिवार की जान बचा सके। अगर रणधीर सिंह राणावत सिर्फ रणविजय से प्यार करने के जुर्म में उसके चाचा जी की जान ले सकते हैं, तो इस बच्चे के बारे में जब उन्हें पता चलेगा तो कहीं गुस्से में पूरे परिवार को ही ना खत्म करवा दें। वो अपने परिवार के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन वह अपने बच्चे की भी जान लेना नहीं चाहती थी ताकि अपने प्यार को बचा सके। ईशानी जानती थी कि वह जितना रणविजय से प्यार करती है, उससे कई गुना ज्यादा वह उससे प्यार करता है। भले ही उन दोनों के प्यार को मंजिल ना मिल सके, लेकिन इस बच्चे को तो दुनिया में आने का हक है ना। इन सब चीजों में इस मासूम का क्या दोष, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़े। वह बड़ी दुविधा में फंसी हुई थी, चाहकर भी वह किसी को सच्चाई नहीं बता सकती थी। हमने पूरे 50 साल तक इसी दुनिया में अपनी जिंदगी बिताई है, तुमसे कहीं ज्यादा समझ इस दुनियादारी की रखती हूँ। बेवकूफ़ी मत करो, जैसा कह रही हूँ वैसा करो, श्यामा जी ने हल्के गुस्से में समझाते हुए कहा। मुझे तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कोई उम्मीद भी नहीं थी ईशानी। ईशानी को चुप देखकर कृष्णा ने कहा, यह मेरी बेवकूफ़ी नहीं है भाई। ईशानी ने धीरे कहा, बेवकूफ़ी नहीं है तो और क्या है, इसे बेवकूफ़ी ही कहते हैं। श्यामा जी ने गुस्से में कहा। चाची, ईशानी ने रोते हुए श्यामा जी को पुकारा। ईशानी की दशा देखकर श्यामा जी का दिल डूब सा गया। हंसती मुस्कुराती फूल जैसी कोमल लड़की, जिसको उन्होंने अपने कलेजे से लगाकर पाला था, पिछले कुछ दिनों में बिल्कुल सूखकर कांटा हो चुकी थी। उन्होंने आगे बढ़कर ईशानी को गले से लगा लिया। बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। क्या तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मैंने इतने देर में सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के बाप के बारे में पता लगाया है। पता भी है कि वह ओरिजिनल लाइफ में कौन है। इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन का एक आवारा बिगड़ैल बेटा, जो कि किसी की इज्जत करना नहीं जानता। तो क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी प्यार की इज्जत रखेगा, तुम्हारा मान रखेगा? नहीं ईशानी, वो कभी नहीं रखेगा। अगर तुम उसके पास जाओगी भी तो वो तुम्हें खाली तो नहीं लौटाएगा, लेकिन तुम्हारे पूरे दामन इतनी बदनामियां भर देगा, जिसका बोझ सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे परिवार को उठाना पड़ेगा। इसलिए बेटा, पूरे परिवार की इज्जत का मान रखते हुए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर लो। आखिर तुम्हारी बात सोनिया भी है। श्यामा जी ने बड़े अफसोस और दुख से कहा।
हाँ ईशानी, मम्मी ठीक कह रही है, अबॉर्शन करवा लो। कृष्णा ने कहा, मेरे बच्चे की जिंदगी का फैसला लेने वाले तुम होते कौन हो? अब तक दरवाजे पर खड़ी होकर सारी बात सुनने वाले रणविजय से और ज्यादा कुछ नहीं सुना गया। उसने कमरे में अंदर आते हुए कृष्णा से पूछा। ईशानी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। जिस सिचुएशन से वह भागना चाहती थी, वह सिचुएशन सामने पहुंच गई थी। रणविजय ने आकर श्यामा जी के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं मानता हूँ चाची जी कि मैं आपका गुनहगार हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन अब तो गलती हो गई। आप बड़ी है, हमें जो चाहे बोल सकती हैं, पर हमें हमारी भूल सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं अभी इसी वक्त ईशानी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रणविजय की बात सुनकर एक पल के लिए तो श्यामा जी बिल्कुल हैरान रह गई, पर जब उन्हें बात समझ में आई तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया और मुस्कुराते हुए ईशानी की तरफ देखा। एक माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए था? उन्हें तो डर अपनी बेटी और उसके आने वाले बच्चे के भविष्य को लेकर था, और जब आगे बढ़कर रणविजय ने अपनी जिम्मेवारी उठाने की बात कही तो वह थोड़ी असमंजस में तो थी, लेकिन अब कुछ निश्चिंत सी हो गई थी। पर मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती। चले जाओ यहाँ से, अभी के अभी। मेरी आंखों से दूर हो जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। ईशानी ने गुस्से में अपना चेहरा घुमाते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब लोग हैरान परेशान हो गए। यह क्या पागलपन है ईशानी? तुम्हारा गुस्सा मैं समझ रही हूँ, पर लेकिन जब वह आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, अपने आने वाले बच्चे को अपना नाम और प्यार देना चाहता है, तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? श्यामा जी ने हैरानी में ईशानी से पूछा। इसके यहाँ होने पर ही, इसके यहाँ होने पर ही सारी परेशानी है। इससे कह दीजिए कि ये यहाँ से चला जाए। इसके यहाँ से जाने में ही हम सबकी भलाई है। मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती। ईशानी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। पर क्यों ईशानी, तुम आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? मुझे इस बारे में तुमसे पहले से ही पता था, और मैं तुम्हें आज अपने साथ बाहर इसीलिए लेकर गया था ताकि तुमसे इस बारे में अच्छे से बात कर सकूं। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और सब कुछ खत्म हो गया है कहकर वापस आने की जिद करने लगी। पर अब जब मैं जान चुका हूं कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें ये सब खत्म करने भी नहीं दूंगा। रणविजय ईशानी के पास आकर बेड पर बैठते हुए बोला। तुम चाहते हो ना कि यह सब कुछ खत्म ना हो, सब कुछ बच जाए? ईशानी ने रणविजय से पूछा। रणविजय ने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर प्लीज चले जाओ दूर, मुझसे और मेरे परिवार से, या फिर हमें जाने दो। मत रोको मेरा रास्ता, वरना मैं खुद अपने हाथों से ना सिर्फ इस बच्चे को, बल्कि अपने आप को भी खत्म कर लूंगी। ईशानी ने जैसे फैसला सुनाया। ईशानी की बात सुनकर तो रणविजय बिल्कुल शॉक्ड रह गया। वही किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी ऐसा कह क्यों रही है। रणविजय गुस्से में ईशानी से कुछ पूछना और कहना चाहिए था, लेकिन श्यामा जी ने रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे धैर्य रखने का इशारा किया। हम इस बारे में अब बैठकर बाद में बात करते हैं। ईशानी को आराम की जरूरत है, उसे सोने देते हैं, श्यामा जी ने कहा। रणविजय ने हमें सिर हिला दिया। तारांकन 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 तारांकन। दवाइयों के असर से तुरंत ही ईशानी सो गई और एक प्राइवेट रूम में एक सोफे पर रणविजय, श्यामा जी और कृष्णा एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। ईशानी के पास सोनिया थी और बाकी सब कुछ रणविजय ने अरेंज करवा दिया था। तुरंत ही ईशानी का रूम भी बदला जा चुका था। जहां पर पहले सेकंड क्लास के प्राइवेट रूम में थी, अब उसे एसी वाले क्लास 1 के रूम में शिफ्ट किया जा चुका था। अब उसकी देखभाल के लिए नर्स और डॉक्टर एनी टाइम उसके पास मौजूद थे। ईशानी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था।
रणविजय ने शुरू से लेकर अंत तक की बात जितनी जरूरी थी वह श्यामाजी और कृष्णा को बता दी और यह भी कह दिया कि वह ईशानी से शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपना घर परिवार क्यों ना छोड़ना पड़े। रणविजय की बात सुनकर श्यामाजी और कृष्णा सोच में पड़ गया। रणविजय के परिवार की बात तो बाद में आती, पहले तो यहाँ ईशानी है शादी के लिए नहीं मान रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी इस बच्चे को जन्म भी देना चाहती है और रणविजय से शादी भी नहीं करना चाहती है। ऐसा क्यों? पहले तो कृष्णा और श्यामा जी को यही लगा कि हो सकता है इसकी और रणविजय की लड़ाई हुई हो, लेकिन रणविजय में साफ इस चीज से इनकार कर दिया था। उसकी तो पिछले कई दिनों से ईशानी से कोई बात ही नहीं हुई थी। तब फिर श्यामा जी ने रणविजय को ठंडे दिमाग से काम लेने के लिए कहा और कहा कि वह ईशानी से बात करेगी, तब तक वह अपने परिवार से इस बारे में बात कर ले। रणविजय ने हमें सिर हिला दिया। सुबह करीब 8 बजे वह हॉस्पिटल से निकला। ईशानी अभी भी हॉस्पिटल में ही थी और उसके परिवार वाले उसके साथ थे। जाते वक्त भी रणविजय ने ईशानी से बात करने की कोशिश की थी। वो उसके कमरे में भी गया, लेकिन रणविजय को देखते ही ईशानी गुस्से में उठकर खड़ी होने लगी। उसने अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप निकालने की कोशिश की। रणविजय ने लपक कर ईशानी का हाथ पकड़ लिया। प्लीज ईशानी, तुम बैठ जाओ। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को खतरा हो। इस समय गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन प्लीज तुम अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखो। इतना कहकर बड़े ही भारी मन से रणविजय हॉस्पिटल से निकल गया। रणविजय के बाहर निकलते ही ईशानी अपने दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी श्यामा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब इतना प्यार करती हो उससे तो शादी क्यों नहीं कर लेती? श्यामा जी ने पूछा। ईशानी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह चुप रह गई। रणविजय अभी पार्किंग की ओर निकल ही रहा था कि आदित्य का फोन उसके पास आया। रणविजय ने यहाँ की सूरत हाल बताने के लिए उसका फोन पिक कर लिया, लेकिन आदित्य ने बिना कुछ सुने कहना शुरू कर दिया। भाई, कहाँ है तू? और पूरी रात कहाँ था? कितना फोन तुझे किया, तूने अब तक एक भी फोन नहीं उठाया। ईशानी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, इसलिए मैं रात को उसके साथ हॉस्पिटल में ही था। वहाँ पर सब ठीक है ना? रणविजय ने पूछा। आदित्य की आवाज से उसे कुछ गलत होने का इशारा मिल रहा था। कुछ भी ठीक नहीं है भाई, जल्दी से घर आ जा, यहाँ तो पूरा मैटर ही उलझा पड़ा है, आदित्य ने कहा। मतलब? रणविजय उसकी बात नहीं समझ पाया। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, तू चुपचाप मेरे घर आ जा, अभी अपने घर नहीं जाना, आदित्य ने कहा। अरे यार, बात तो बता, क्या हो गया घर पर? रणविजय को बेचैनी सी होने लगी। घर पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम घर पर गया तो बहुत कुछ हो जाएगा। तू मुझसे आकर मेरे घर के गेट पर मिल, मैं वहीं खड़ा तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जा, तब मैं सारी बात बताता हूँ, फिर सोचते हैं आगे क्या करना है। आदित्य ने जल्दी से कहा और फोन रख दिया। आदित्य की बात सुनकर रणविजय बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक तो पहले ईशानी के शादी से इनकार करने के कारण परेशान था और दूसरे आदित्य का फोन। सारी प्रॉब्लम एक साथ ही सर पर मंडरा रही थी। एक तो या घरवाली और दूसरे ये घर वाले बिल्कुल भी चैन से जीने नहीं देंगे। रणविजय ने अपना सर झटका और गाड़ी में चाबी लगा दी। तभी उसकी नज़र बगल वाली सीट पर रखे एक लिफाफे पर पड़ी। यह क्या है और कौन यहाँ पर रख गया? रणविजय को अच्छी तरह से याद था कि उसने कल रात गाड़ी लॉक किया था, तो फिर ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? कौन इस तरह से बंद गाड़ी के अंदर लिफाफा छोड़कर जा सकता है? रणविजय सोच रहा था। उसने लिफाफे को उठाकर उलट पुलट कर देखना शुरू किया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर एक नोट चिपकाया हुआ था।
जानना चाहते हो ना कि ईशानी तुमसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तो इस लिफाफे को खोलो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रणविजय ने गाड़ी में से बैठे हुए ही इधर उधर नजर दौड़ाई। आसपास कोई नहीं था। फिर अपने मन में कुछ सोचते हुए उसने लिफाफे को खोला। उसके अंदर कुछ फोटोग्राफ थे। उन फोटोग्राफ्स को देखकर रणविजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तुरंत गाड़ी रानावत पैलेस की ओर दौड़ा दी। रणविजय की गाड़ी के निकलते ही वही पार्किंग में एक पिल्ला की ओट में से छिपा हुआ वह मास्कमैन बाहर निकला। उसके आंखों में जीत की चमक थी। ये वही मास्कमैन था जिसने नवीन जी का एक्सीडेंट किया था। अब आएगा मजा। लग गई घर के चिराग से ही घर में आग, रानावत पैलेस में आग, कहकर वह मास्कमैन मुस्कुरा दिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चला। कौन था ये जो हर बात को अपनी ही तरीके से गलत डायरेक्शन में मोड़ रहा था? क्या आप सच में बाप बेटे की बीच में टकराव की स्थिति बन जाएगी? आपकी नवीन जी का एक्सीडेंट और मर्डर किसने करवाया और किसने किया? क्या इसका रणविजय और ईशानी के रिश्ते पर भी असर पड़ेगा? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।